हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी टीचर एस्पिरेंट्स का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पहली क्लास से ही बाल विकास सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज आपकी चौथी क्लास होगी और यहाँ पर हम लोग उस चैप्टर का अंतिम भाग आज करेंगे जिसको हमने शुरू किया था, जिसका नाम था मनोविज्ञान एवं उसकी उपयोगिता। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर दूं कि जो भी विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहते हों तो मैंने कुछ मैटर को इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि आप चाहें तो घर बैठ के आप नोट्स बना सकते हैं। और एक बात और कहूँगा कि पहली बार यूट्यूब में आपको ऐसी क्लास प्रोवाइड हो रही है जहां पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन साइकोलॉजी की कर सकेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है आपको अपने चैनल से। स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ था उस पर कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं। कई बार यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, लिख रखा है मैंने कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो औपचारिक प्रारंभ है वो 1879 में जब हुआ। 1879 में जब विल्हेम वुंट ने, नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका जो विल्हेम वुंट लिखे हुए हैं ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सुन रखा है विलियम जेम्स को। ठीक है, तो मैं फिर क्लियर करूँगा कि विल्हेम वुंट ने जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना करी। ठीक है, तो 1879 में पहली बार जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई। वुंट किस विषय पर अध्ययन कर रहे थे? वुंट सचेतन मन पर अध्ययन कर रहे थे, जो आगे चलकर संरचनावाद कहलाया। वुंट के समय के जो वैज्ञानिक थे वो इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस पे काम कर रहे थे। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अंतर्निरीक्षण पर काम कर रहे थे। इसमें जो प्रयोज लिए जा रहे थे, प्रयोज का मतलब है जिन लोगों पर शोध किया जा रहा था, जो सब्जेक्ट्स थे, उनसे ये कहा जाता था कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत कीजिए, बैठ जाइए और आपकी उस शांत मन में जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं और उनके द्वारा किया जाने वाला जो अनुभव है वो आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को अमनोवैज्ञानिक या अवैज्ञानिक सिद्ध कर दिया और बहुत लोगों ने इसे नहीं माना। उसी क्रम में आगे फिर एक और प्रोसेस का विकास हो गया जिसका नाम है प्रकारवाद या फंक्शनलिज्म। ठीक है, उसी क्रम में आते हैं तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रकारवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम जेम्स का मानना था कि वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाएं, अर्थात व्यक्ति वातावरण से अनुकूलित होने के लिए जो व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है? प्रकारवाद कहलाता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि एटमॉस्फेयर में रहने के लिए हमें बुद्धि और मानसिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से वातावरण में खुद को अनुकूलित करने के लिए, खुद को ढालने के लिए जिस तरीके की मानसिक क्रियाएं करता है उसे प्रकारवाद कहा जा सकता है। या इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मानव मन होता है ना, वो वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार व्यवहार कर रहा है और जिस तरीके का वो व्यवहार कर रहा है उसी क्रिया को प्रकारवाद के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी और हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, या इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आप इसको जानेंगे, लिखा हुआ है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में वुंट के संरचनावाद के खिलाफ एक और विचारधारा विकसित हो गई जिसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है। जैसे कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है अगर आपसे कि संरचनावाद के विरुद्ध आने वाली कॉन्सेप्ट का नाम बताइएगा, तो वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, इनके अनुसार ये क्या चाहते थे? बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। इन्होंने कहा है कि जो प्रात्यक्षिक अनुभव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्षण
के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है, अतः प्रात्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना जाता है। कहने का अर्थ ये है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो विजुअल लर्निंग है, जो विजुअल एक्सपीरियंस है, वो वृहद होता है, वो उसमें एक्यूरेसी का परसेंटेज ज़्यादा होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि समाज में, इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, जिसे हम देखते हैं, जो हमारे कांटेक्ट में आता है, उसका अनुभव पढ़ने और सुनने से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। इसी का नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आगे की कक्षाओं में इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हम डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्रम के बारे में ही जान रहे हैं। व्यवहारवाद, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि वर्ष 1910 में के आसपास वॉटसन ने मन के विचार को मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय मानने से इनकार कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, जो प्रेक्षणीय है। इनका मानना था कि वॉटसन का, इनके बारे में एक स्टेटमेंट भी बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था कि एक शिशु मुझे दे दीजिए, नवजात शिशु, मैं, आप कहिए चोर, वकील, डॉक्टर, पुलिस, जो भी कहिए उसको मैं बना दूंगा। क्योंकि ये प्रॉपर इस बात को मानते थे कि जिस एटमॉस्फेयर में हम नवजात शिशु को रखना शुरू करेंगे, तो वो एटमॉस्फेयर ही उसे पोषित करने का काम कर देगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान कुछ नहीं है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। चलते हैं और आगे आते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अगले के टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका मनोविश्लेषणवाद। इसको हम लोग समझते हैं, जिसको साइको एनालिटिज्म कहा जाता है। मनोविज्ञान के बारे में ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम आपने सुन रखा, सबने सुना है, बड़े ही फेमस हैं। ये ऑस्ट्रिया के साइकोलॉजिस्ट थे, इन्हें न्यूरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों तरीके के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे थे और बड़े ही व्यवहारिक रहे। खैर, इनको समझते हैं। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने करी है, तो मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, जो कि एक मनोचिकित्सक भी थे। मनोविश्लेषणवाद को सन 1900 में इन्होंने विकसित किया, ठीक है। देखते हैं, इनका विश्वास था कि मानव मन, मानव व्यवहार अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल प्रॉपर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और फ्रायड ये बताना चाह रहे थे कि जो मानव व्यवहार है वो अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन है। अचेतन का मतलब है जो अचेतन मन में कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जब उसके लिए स्थिति या अवसर उपलब्ध होता है तो वो बाहर निकल के आती हैं। वही एक्चुअली व्यक्ति का व्यवहार होता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा समस्या ना हो, परेशानी ना हो, तो इसलिए मैंने देखिएगा कि मनोविज्ञान का विकास क्रम भी बना दिया है, लिख दिया है आपके लिए कि संरचनावाद, प्रकारवाद, गेस्टाल्ट, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। इस तरह से आपका मनोविज्ञान का विकास क्रम भी हुआ है। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कुर्ट लेविन की प्रसिद्ध समीकरण क्या है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। कुर्ट लेविन की प्रसिद्ध समीकरण है B = FPE, जहाँ पर B का मीन है बिहेवियर, B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, F स्टैंड्स फॉर फंक्शनलिस्ट, P पर्सन एंड E एनवायरमेंट, ठीक है। तो लेविन जो थे वो ये बताना चाह रहे थे कि जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, वह व्यक्ति एवं वातावरण का उत्पाद होता है। तो ये क्वेश्चन ना दोनों तरफ से पूछा गया हुआ है। एक बार तो सिंपल क्वेश्चन किया हुआ है कि ये जो समीकरण है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, या फिर ये जो स्टेटमेंट है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो नाम आप बता देंगे, कुर्ट लेविन। आगे आते हैं, 1879 में विल्हेम वुंट ने लिपजिंग में मनोविज्ञान की
आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना करी। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान की आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ करी गई थी, या किसने करी है, या कब करी गई है। ठीक है, विलियम जेम्स की एक बुक है, यहाँ पे देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में प्रकाशित हुई है और इसके राइटर हैं विलियम जेम्स। बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि कब कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खोला गया है ना, तो आप उसका नाम बताएंगे, क्या नाम है उसका, सॉरी कब खोला गया है, 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1954 में अब्राहम मैस्लो ने एक बुक प्रकाशित करी थी, इसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब करेगा तो वो ये कहेगा कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रकाशित करी गई है, किसकी ये, राइटर कौन है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि 1955 में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी अपने यहाँ बंगलौर में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जहाँ पर अब मनोविकार जैसे रोगों का इलाज होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी जाएगी। 1962 में रांची झारखंड में एक और हॉस्पिटल की स्थापना होती है, इसका नाम है हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसीज़। ठीक है, अब 1989 में एक और इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई थी। खैर, इसको ध्यान में रखेंगे, इंडिया में ही हुई है इसकी भी। और 1997 में गुड़गांव में NBRC की स्थापना हुई, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना करी गई है। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, ये सब वन लाइनर हैं, सिंगल लाइन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, इसलिए इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करना ज़रूरी है और इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, इससे आगामी परीक्षाओं में आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ से ये चैप्टर वाइंड अप हो रहा है, कौन सा, मनोविज्ञान एवं उसकी उपयोगिता। बस इस सीरीज़ के बाद, इस चैप्टर के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सीट करा दूंगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने अभी तक पिछली 3 कक्षाओं में पढ़ा हुआ है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए।